तो आज जो है हम देखेंगे बाइनोमियल। यूज फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटीज फॉर द बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्नाइज प्रैक्टिकल सिचुएशन वेयर दीज डिस्ट्रीब्यूशंस आर सुटेबल मॉडल्स इंक्लूडिंग द नोटेशंस दिस बी जियो। ये हम अभी देखेंगे ये क्या होती हैं। तो दो किस्म की हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, एक बाइनोमियल एक ज्योमेट्रिक, और उन्हीं की फिर हम आइडिया एक्सपेक्ट। था वेरिएंस और ईएक्स कैलकुलेट करने का इसके ऊपर। ये हाँ, ये जब हम अभी इसको देखेंगे ना तो उसमें ये भी आ जाएगा। और सही। इन्हीं बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस भी हम देख रहे होंगे। तो कहाँ गया, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। This chapter introduces you to a discrete probability distribution called the binomial distribution. When you have completed it, you should know the conditions necessary for a random variable to have a binomial. Binomial, by मतलब होता है टू, ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली पर्पस ये है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें दो ही किस्म की पॉसिबिलिटीज हो। जैसे हमने डाइस रोल किया था, उसमें तो ये था ना कि 6 पॉसिबिलिटीज थी, या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर कोई भी हम इवेंट ऐसा हो कि जिसमें सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो, जैसे कॉइन टॉस करते हैं, तो या हेड हो या टेल हो, तो ये एक किस्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। या सक्सेस हो या फेलियर हो, तो ये भी एक किस्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे दो एजेस हैं वो वाइट हैं और एक ब्लैक है, और ये एक समझो हम लोग स्पिनर है। अब या तो वाइट पे रुकेगा कि हमारा जो लाइक जब भी रुकेगा ये, तो हमारा जो ये पॉइंटर होगा या तो वाइट पे होगा या ब्लैक पे होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह सक्सेस और फेलियर, आप या तो जीतते हो या हारते हो, तो ये भी बाइनोमियल है क्योंकि टू टू पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो लेट्स से ये स्पिनर है और ये फेयर है। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर शोज ब्लैक इज 1/3। 1/3 क्यों है प्रोबेबिलिटी ब्लैक की? क्योंकि टोटल अगर आप इसको डिवाइड करो तो 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, इसमें से 2 वाइट है एक ब्लैक है। तो ब्लैक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होगी, यानी तीनों में से आउट ऑफ 3 1 हो गया। और वाइट की जो होगी वो 2/3 होगी, क्योंकि वाइट ज्यादा है, दो में। सपोज नाउ दैट द स्पिनर इज स्पन ऑन 5 डिफरेंट सेपरेट ओकेजन्स। समझो कि 5 मुख्तलिफ बार इनको हमने स्पिन किया है, और हर बार हमने इसका रिजल्ट नोट कर लिया कि वाइट आया कि ब्लैक आया। लेट से let the random variable x be the number of times out of 5 that a spinner shows black। हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है, हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि कितनी बार जब हमने ये इसको हमने स्पिन किया, तो 5 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि जो स्पिनर था वो उसने ब्लैक शो किया, यानी कितनी बार में ऐसा हुआ कि ब्लैक शो किया। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टू ड्राइव एक To derive the probability distribution of x, it is helpful to define some terms. The act of spinning the spinner once is called a trial। यानी पहले हम कुछ डेफिनेशंस रख लेते हैं। जब भी जितनी बार भी हम इसको स्पिन करेंगे ना, हम कहेंगे हमने एक ट्रायल, जैसे एक बार स्पिन किया तो हमने कहा हमने एक ट्रायल किया, दूसरी बार स्पिन किया इसको तो हम कहेंगे दूसरा ट्रायल किया। तो द एक्ट ऑफ स्पिनिंग द स्पिनर वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल। A simple way of describing the result of each trial is to call it a success, ठीक है। When the spinner shows black। अच्छा, अगर एक बार ट्रायल किया और आंसर में ब्लैक आया, तो हमारा पर्पस यही था कि ब्लैक कितनी बार आता है। तो अगर ब्लैक आ गया तो हम कहेंगे कि हमारी सक्सेस हो गई, समझो हमें जीतना है, और ब्लैक आ गया तो हम जीतते हैं। और अगर व्हाइट आ गया तो हम फेल हो जाएंगे। तो व्हाइट आने की सूरत में हम कहेंगे कि वी आर फेल्ड, लाइक फेलियर हो गया पहले ट्रायल में। सही है। So x could now be defined as a number of successes in the 5 trials। पहले हम x को किस तरह डिफाइन कर रहे थे कि कितने ब्लैक आए, लेकिन क्योंकि ब्लैक को हम इससे ले रहे हैं कि ब्लैक मींस कि कितनी सक्सेस हुए, तो दूसरे मानों में x का मतलब यह है कि कितनी बार हमें सक्सेस हुई, यानी कितनी बार ब्लैक आया इन 5 ट्रायल्स। अब हम सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि लेट से हमने 5 बार मूव किया, अपना स्पिनर हमने 5 बार मूव किया, मगर एक बार भी ब्लैक नहीं आया, यानी हर बार व्हाइट आ गया। सही है। दूसरे मानों में इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट ट्रायल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे ट्रायल्स में फेल ही फेल हुए हैं, यानी व्हाइट ही व्हाइट आया है। तो सवाल ये कि व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी एक ट्रायल में? 2/3 है, ये रहा 2/3। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी पहली बार जब हमने स्पिन किया और उसमें जो रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट बार स्पिन करने को इफेक्ट नहीं करता। ये पॉइंट समझ आया? हमने जब पहली बार इसको स्पिन किया और जो भी रिजल्ट आया, अगली बार जब हम वापस स्पिन करेंगे, तो पहले पहले जो रिजल्ट आया था
उससे फर्क नहीं पड़ना कि अगले में क्या रिजल्ट आएगा। जैसे अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं, वन बाय वन के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, तो दूसरे डाइस का क्या आंसर आता है इस पे डिपेंड नहीं करता कि पहले का क्या आया था। दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। डिपेंडेंट वाला सिनेरियो क्या होता है, जैसे अगर आपने एक बैग में बॉल्स रखी हुई हैं, तो पहले अगर रेड बॉल्स हैं 5, तो आपने अगर उठा ली और एक रेड निकल आई, तो अब पीछे 4 रह गई, तो अब टोटल भी कम हो गई और रेड भी कम हो गई। तो ये जो केस है ये डिपेंडेंट केस है कि पहले रेड आया था, तो अगली बार रेड आने का चांस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे दोनों इवेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा ये वाला केस है ये इंडिपेंडेंट केस है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का सिनेरियो हो कि हमें निकालनी हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि सारे फेल हो रहे हैं, इस बात की निकालो कि सब एक साथ हों, और क्योंकि ये सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की सूरत में हम सिंपली मल्टीप्लाई करवाते हैं प्रोबेबिलिटीज को, सिंपली मल्टीप्लाई होता है। तो यानी मतलब ये कि पहली बार फेल होने का कितना है, यानी वाइट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 2/3, दूसरी बार भी 2/3, तीसरी बार भी 2/3, तो 5 बार करोगे तो यानी ये 32/243 हो जाएगा। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं सही है। अच्छा, अब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि लेट से आप एक बार जीते हो, यानी एक बार ब्लैक आया और 4 बार आप फेल हो गए। सही है। यानी इस तरह फर्स्ट टाइम आप 2.3 to the power of 4 तो, फिर into 1 तो, and 3. तो पहली बार जब आप जीते हो उसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या थी? ऑफ कोर्स ब्लैक एक है और टोटल ऑप्शंस 3 है, तो 1/3। तो एक बार आप पास हुए हो 1/3, बाकी टाइम आप फेल हो गए हो तो मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2/3, 2/3, इस तरह। ठीक है। लेकिन तो यानी 2/3 4 मरतबा आया, 4 बार आपने एक साथ मल्टीप्लाई किया बार बार, तो आप पावर 4 कर दोगे। ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 16/243। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी थी इस केस में कि जिसमें एक, क्योंकि इससे तो हमें लाइक ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना कि पहली बार में ना जीतते, दूसरी बार में जीतते या तीसरी बार में जीतते। यानी 4 बार फेल हुए, एक बार पास हुए, मगर जरूरी तो नहीं कि पहली बार में ही पास हो जाए, शायद बाद में पास हो जाते, बाद में वाइट ब्लैक आ जाता। तो जैसे ये सिनेरियो बताया मैं, जैसे ये सिनेरियो बताया हुआ है कि लेट से सेकंड टाइम में आप जीते हो, सक्सेस जो भी है वो सेकंड सेकंड ट्रायल पे होगी, या थर्ड ट्रायल पे होगी, या फोर्थ पे होगी, या फिफ्थ पे होगी। ये सारे इक्वली वैलिड है ना, ये सिनेरियोस, ये सारे सिनेरियोस इक्वली वैलिड हैं पहले की तरह। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ये जो प्रोबेबिलिटी आई थी 16/243, ये यही प्रोबेबिलिटी इसकी भी होगी, क्योंकि एक बार फेल है, 4 बार सॉरी 4 बार फेल है और एक बार सक्सेस है। इसकी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी सिंपली। तो इसीलिए इन्होंने जब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि एक बार सक्सेस हुई है, तो हम 5 बार इसको ऐड अप करेंगे, क्योंकि 5 डिफरेंट इसकी पॉसिबल वो बनती हैं, वैलिडेशंस बनती हैं। इसलिए 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार इसको क्या किया, 5 बार ऐड किया प्रोबेबिलिटी को, और हर बार वैल्यू एक ही थी, यही 1/3 इंटू 2/3 पावर 4। सही है। सही है। अगर आप नोट करो, पहले में जैसे देखो 1/3 इंटू 2/3 पावर 4, क्योंकि पहले बार में एक बार, पहली बार में ब्लैक का आया था, बाकी में व्हाइट आया था। मगर अगर सेकंड टाइम में ब्लैक आया है, तो पहले आपने 2/3 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी पहली बार व्हाइट आया, फिर ब्लैक आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और अगेन फिर सारे व्हाइट थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 की पावर क्यूब। तो लेकिन देखा जाए तो है ये वही चीज बनती है, 2/3 की पावर क्यूब और 2/3, अगर दोनों की बेस सेम है और पावर अलग हो तो आप ऐड अप करते हो तो ये पावर 4 ही बन जाएगा। तो जितने भी ये सम्स के बाद जितनी भी चीजें, ये सब एक ही हैं, फर्क नहीं है। इसलिए देखो इन्होंने कॉमन निकाला और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 5 टर्म्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम चीज को। ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? 5 से स्क्वायर नहीं करेगा? नहीं, 5 को स्क्वायर इसलिए नहीं कर रहे कि देखो ये चीज नोट करो कि ये चीज, ये टर्म हो, एक सेकंड में बना देता हूँ, ये टर्म हो या ये टर्म हो, दोनों में क्या फर्क है? एक ही तो बात है, बस फर्क ये है कि 2/3 की पावर 1
और 2/3 की पावर क्यूब वो अलग अलग है बस। जब मल्टीप्लाई होंगे तो जब मल्टीप्लाई होते हैं दो बेस तो उनकी जो पावर होती है वो एड अप हो जाती है, यानी 3 + 1 4। तो यही बन गया ना 4। तो आगे भी यही है, इधर भी 2/3 की पावर स्क्वायर और 2/3 की पावर स्क्वायर दोनों ऐड अप करो तो पावर 4 बन जाता है, यानी सब एक ही चीज़ है। और ये सब ऐड अप हो रही हैं, जब भी चीज़ें जब ऐड अप होती हैं तो आप सिंपली आप क्या करते हो, जितनी बार ऐड हो रही है उससे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो शॉर्टकट में 5 से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तीन तीन लेटर्स हैं, इस तरह आप करते जी। हो 5 + 5 + 5, इस तरह अगर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 3 × 5। एक ही बात है ना, 5 को 3 बार ऐड करो जी। या 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही आंसर आता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि 5 बार आए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी हो गई। सही है। नोटिस एक सेकेंड, notice that the probability for each individual sequence is the same as for any other sequence जो मैंने बताया, namely 1/3 into 2/3 power 4, and that the 5 in the last line corresponds to the number of different sequences which give x is equal to 1। 5 टर्म्स आई हैं टोटल, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। You could have counted the number of sequences by using an argument involving combinations। There are 5 positions in each sequence and one of the position must be filled। अच्छा, ये जो हमने 5 बार लिखा है इसका, अब चलो ये तो अभी कम था, अगर हम लोग 50 बार कर रहे होते तो क्या कितनी सारी टर्म्स लिखते, तो बहुत सारी टर्म्स हो जाती। तो अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका है कि हम ये पता लगा सकें कि ये सेम प्रोबेबिलिटीज को हमने आखिर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है या कितनी बार इनको सम करना है। अगर हम कोई और तरीके से पता लगा सकें तो ये पता चलेगा कॉम्बिनेशन वाले तरीके से। कैसे, वही बताया हुआ है। You could have counted the number of sequences by using an argument involving combinations। There are 5 positions in each sequence। टोटल 5 सीक्वेंस है, यानी 5 बार हमने ट्रायल किया है। एंड वन ऑफ द पोजीशन मस्ट बी फिल्ड विद अ सक्सेस। कोई एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए जिसमें सक्सेस आए हर बार। एंड द रिमेनिंग 4 मस्ट ऑल बी फेलियर्स। और जो बाकी 4 हैं वो ऑफ कोर्स वो फेलियर्स के लिए होंगी कि आप फेल हो गए। The choice of which position to place the s in case s in can be made in any way, in any one of this way। तो सिंपली 5 टोटल स्लॉट्स हैं और किसी भी एक मौके पे कोई एक स्लॉट फिल करनी है हमें सक्सेस से सिंपली। तो ये हो जाएगा 5C1, सिंपली 5C1 हो जाएगा। तो इसीलिए सबको ऐड करो और ख्वारी करो, उससे बेहतर ये है कि किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो किसी भी एक टर्म की, और 5C1 यानी कॉम्बिनेशन निकाल लो कि टोटल कितनी बार हमें टर्म्स को ऐड करना होगा, तब भी यही आंसर आएगा। कोई सवाल किसी का? अच्छा, अब आते हैं कि लेट से 2 बार हम जीते, यानी 2 बार सक्सेस हुई, 2 बार ब्लैक आया था, 3 बार वाइट आया था। अब क्या करें? तो ये देख लो कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 सक्सेस हो बाद में फेलियर हो, या फेलियर हो सक्सेस हो, फेलियर हो सक्सेस हो, इस तरह। तो यानी इस तरह अगर सोचा जाए तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली बात तो ये कि 2 सक्सेस हैं और 3 फेलियर हैं, तो रैंडमली अगर नोट किया जाए तो 2 सक्सेस का मतलब ये है कि सक्सेस का मतलब होता है 1/3 प्रोबेबिलिटी इस केस में, तो उसका स्क्वायर कर लो क्योंकि 2 बार, और 3 बार फेल हो गए हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, हर बार 2/3 की प्रोबेबिलिटी फेल होने की, और उसका क्यूब। ये प्रोबेबिलिटी हो गई किसी भी एक सिचुएशन में। जैसे पहली सिचुएशन है ये वाली, 2 बार सक्सेस और 3 बार फेलियर। लेकिन सेम ये भी हो सकता था कि पहला फेलियर फिर सक्सेस फिर फेलियर फिर सक्सेस फिर फेलियर, लेकिन ओवरऑल बात वही है कि 2 बार सक्सेस हुए 3 बार फेल हुए। तो अब सवाल है कि हम कितनी बार इन टर्म्स को ऐड करें। तो यह अब हमारे कॉम्बिनेशन वाला काम आएगा शॉर्टकट में कि टोटल 5 ट्रायल्स हैं और स्लॉट्स कितनी भरनी है, सक्सेस से 2 स्लॉट्स भरनी है, तो 5C2 ये इन्होंने किया है 5C2। सही है, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 5C2 क्या बनता है ये, मतलब इसको सॉल्व करो जरा, वेरीफाई कर लो इसको एक बार। इस चीज को वेरीफाई करो कि 5C2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2/3 पावर क्यूब, ये क्या 8 या आ रहा है कि नहीं आ रहा, 80/243। 80/243। सही है। इसी तरह अगर थर्ड हो, थर्ड मतलब ये कि एक्स की वैल्यू 3, मतलब ये कि 3 बार हम जीते, 3 बार ब्लैक आया 2 बार व्हाइट आया,
तो 3 बार ब्लैक आने का मतलब ये है कि आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर पावर क्यूब होगी, हारने की प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 उसके ऊपर पावर 2 होगी। और अब की बार आप कॉम्बिनेशन ले रहे होगे 5C3, यानी 5 स्लॉट्स हैं और कोई भी 3 जो हो वो सक्सेस वाले हों, तो इसलिए 5C3। सेम केस 4 के लिए, 5 के लिए। टोटल जाहिर बात है इसमें क्या होगा, टोटल 5 ट्रायल्स किए थे, तो यही 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं 5 ट्रायल्स में, या तो एक बार भी ब्लैक नहीं आया या पांचों के 5 ब्लैक आ गए, बस ये मैक्सिमम है। तो इसको याद रखना जब भी आपसे ट्रायल की बात करें कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जैसे यहाँ पे 5 थे, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना हमारे रैंडम वेरिएबल की वो 6 बनेगी, यानी एक से ज्यादा, 5+1, यानी एक बार भी नहीं जीते या पांचों बार जीत गए, 5 मैच थे। इस चीज का इधर भी लिहाज रखना है कि ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं ये सब का सम जो है हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर नहीं तो इसका मतलब कोई गलती की, एग्जाम में इस चीज को जरूर देखना। ठीक है। इसी तरह एक चीज याद, जो हमने पहला केस देखा था जिसमें सब में हार गए, यानी किसी में भी नहीं जीते, सारे के सारे हार गए, यानी वाइट ही वाइट आए, उस केस का सिनेरियो क्या बनेगा कि 1/3 यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर पावर 0 रखोगे, यानी एक बार भी नहीं जीते, और 2/3 की जो प्रोबेबिलिटी है हारने की वो पांचों मैच के लिए। और क्योंकि अब की बार सक्सेस एक भी नहीं है, तो पांचों की 5 स्लॉट में 0 सक्सेस, तो 5C0। सही है। तो अब अगर हम ये नोट करें, जैसे अभी हमने ऊपर ये देखा, ये सारे हम ये देखो नोट करो इसको, इस चीज से हम चाहें तो एक पैटर्न बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या बन सकता है, अगर हम एक जनरलाइज करें केस को, कि हमारी सिचुएशन क्या है, हम एक्स को क्या कह रहे हैं, हम एक्स को कह रहे हैं कि जैसे कि वो सक्सेस हो। सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बार सक्सेस है 5 मैचेस में से, तो 1-1 देखो कहाँ आ रहा है, वहां वहां चाहो तो आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, रैंडम वेरिएबल को पुट कर सकते हो, जैसे इन्होंने पुट किया नीचे, ताकि एक फार्मूला बन जाए। और वो फार्मूला क्या है वो मैं बताता हूँ। वो फार्मूला ये है 5CX। ठीक है। जैसे हमारे केस में 1/3x इंटू 2/3 5 - x। इसको आप चाहो तो आगे मजीद भी जनरलाइज कर सकते हो। 5 क्या है, 5 ये है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। x क्या है कि कितने कितने मैचेस में या कितने ट्रायल्स में आप जीते। सही है। तो जितने ट्रायल्स में आप जीते उसको मल्टीप्लाई कर दो जीतने की प्रोबेबिलिटी से, यानी इसका स्क्वायर, उसको पावर कर लो, और जितनों में हारे उसकी पावर निकालने के लिए 5 से यानी टोटल नंबर से माइनस कर दो, 5 - x। तो एक जनरलाइज फार्मूला बन जाता है, एक जनरलाइज फार्मूला बन जाता है। इसको अगर मजीद जनरलाइज बनाना हो तो वो इस तरह बनेगा, और वो कुछ ये है आपके सामने, ये ये बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बायनोमियल थ्योरम नहीं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो ये है बेसिकली। पी क्या है, पी पी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्यू आपके हारने की प्रोबेबिलिटी, एक्स ये कि आप कितने मैच में या कितने ट्रायल्स में आप जीतना चाह रहे थे, एन का मतलब ये कि टोटल कितने ट्रायल्स थे जो आपने परफॉर्म किए। तो जितने में जीतना चाह रहे थे वो आप जीतने की प्रोबेबिलिटी के साथ उसको पावर करोगे, और जितने में हारना चाह रहे थे या हारे थे उसको n - x के साथ, यानी अगर टोटल 5 है तो p के ऊपर 2 होगा और q के ऊपर 5 - 2 यानी 3 होगा। तो ये है बेसिक इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहते हैं फॉर्मूला, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स कौन से हैं, एक n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आप करोगे, और p और मतलब, एक्स। x तो ये होता है कि आप अच्छा, वो टोटल, 0 1 2 3 से। हाँ वो तो जितने n हो गए ना उतना ही x की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाएगी। अगर तो 5 n की वैल्यू 5 है तो टोटल x 6 होंगे, n की वैल्यू 6 है तो टोटल n x जो n की वैल्यू 6 है तो टोटल जो x होंगे वो 0 से लेकर 7 तक होंगे, 0 से लेकर 6 तक यानी टोटल 7 हो जाएंगे। 6 से हो गया। हाँ। और Q जो है वो हारने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी पता हो तो आप Q आसानी से निकाल सकते हो, यानी 1 से माइनस करके। अगर लेट से जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 तो हारने की होगी 1 - 0.3 यानी 0.7।
तो बेसिकली दो ही पैरामीटर्स हैं जो असल हैं, बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी, और वो ये है एन एंड पी। एन मतलब टोटल ट्रायल, कितने आपने मैच खेलने, और पी मतलब आ, कितने में लाइक जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल। तो जब भी कभी आपको कोई बायनोमियल वो दे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल देगा, तो इस तरीके से देगा, जैसे आपको एग्जांपल नजर आ रही है। इसमें एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, और बी का मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एन मतलब 8, यानी टोटल 8 मैचेस खेलोगे आप, और जीत हर मैच में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है। तो अब अगर कोई ऐसे सवाल क्वेश्चंस करे, होते हैं एग्जाम में? ये हमारे एग्जाम में होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल है। एक सेकंड में सिलेबस ही बताता हूँ आपको, होते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया। Use formula for probabilities for the binomial and geometric distribution and recognize practical situation where these distributions are suitable models. तो बिल्कुल देखो, ये आपके सामने ये फॉर्मूला, ये आपके सामने मौजूद है, ये यू आएगा। ठीक है। सही है। कहाँ गया, कहाँ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल 7.1.1, यूजिंग द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला विथ n इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो क्या पूछ रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि x इज इक्वल टू 6। शकीब, ये बता सकते हो ये x इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब है। अ, इसका मतलब है 6 बार जीते। हाँ, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 मतलब कि 6 बार जीतना, टोटल 8 बार मैच खेला, 8 आ रहा है ना, उनमें से 6 बार जीतना और 2 बार हारना, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सिंपली पहले ये देखोगे जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 1/4 के ऊपर पावर 6 करोगे, क्योंकि आप 6 बार जीते हो, और 3/4 के ऊपर स्क्वायर डालोगे, 2 डालोगे क्योंकि आप 2 बार हारे हो। हारने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4 करो तो 3/4 आ जाएगी। और जो इसकी कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल 8 मैचेस हैं, और जीतना 6 बार है, यानी 6 बार सक्सेस की स्लॉट्स होनी चाहिए आउट ऑफ 8, तो 8C6। इस तरह ये करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.00385। ठीक है। अच्छा, इसी तरह पार्ट भी देखो, कोई पूछता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि x की वैल्यू 2 या 2 से कम हो, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जीतना जो हो वो, यानी या तो 2 मैच जीतो या उससे कम। कम का मतलब या तो कम, 2 या 2 से कम का मतलब क्या होता है, 0, 1 और 2, 3 पॉसिबिलिटीज बनती है ना। 0 का मतलब कि एक भी मैच नहीं जीते, 1 का मतलब एक जीते, 2 का मतलब 2 जीते। तो सिंपली ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपने तीनों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, बिल्कुल नहीं जीतने की, एक बार जीतने की, 2 बार जीतने की, और बस उनको ऐड अप कर देना है। ये मतलब है इसका। तो सिंपली कैसे ठीक है। करोगे, कैसे करोगे, सिंपली जब जीतने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर इसके लिए मसलन 0 रखा है, और 3/4 के ऊपर 8 रखा है, यानी हाँ सारे के मैच हार गए, और सक्सेस 0 है, एक भी नहीं है, तो वो 8C0। सेम यहाँ पर एक मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/4 के ऊपर 1 है और बाकी पे 7 है, और इसी तरह 1/4 के ऊपर 2 है और बाकी में 3/4 के ऊपर 6 है, और फाइनली इसको ऐड अप कर दो। कोई सवाल। नहीं हाँ सर। नहीं। नहीं है। अच्छा, ये तो चलो 2 या 2 से कम था तो हमने ख्वारी कर ली, 3 बार ऐड कर लिया, 0, x0 अलग, x1 अलग, x2 अलग। अब टोटल 8 मैचेस हैं, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि x 0 से बड़ा हो। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बनते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनते हैं ना। तो क्या 8 बार अलग अलग अब इस तरह ऐड करते चले जाएं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो बहुत बहुत ख्वारी वाला काम है। तो बेहतर ये है कि x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और उसको 1 से माइनस कर दो, तो तब भी वही आंसर आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 0 का हम पहले ही निकाल चुके हैं, कहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ पर, ये देखो, ये वाला केस 0.1001, ये सिंपली इसको 1 से माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बाकियों का, और वो आ जाएगा 0.8998। ये शॉर्टकट है ख्वारी से बचने के लिए। इसमें कोई क्लैरिटी अगर चाहिए हो तो पूछ सकते हो, कोई भी। ये लास्ट वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, ये देखो,
एक्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो। टोटल मैच यानी 0 से बड़ा का मतलब ये कि कोई मतलब एटलीस्ट एक मैच जरूर जीता हो, यानी 1 या 2 या 3 या 4 8 तक। बस ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए जिसमें आप सारे मैच हार गए हो, उसके अलावा सबकी चाहिए, ये मतलब है। तो अब टोटल 8 मैचेस हैं और एक्स 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पार्ट बी में तो सिर्फ 3 का चाहिए था ना, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 का। अब अगर 0 से बड़े सारे यानी 1 to 8 सारे चाहिए, तो फिर तो आपको बारी बारी सारे सबको बनाना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा काम है, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स जाके बनाओगे। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर दो। तो जब 1 से माइनस कर दोगे तो बाकी सबकी आ जाएंगी। ये यही काम यहाँ पे हो रहा है। सही। ठीक है, अच्छा जी। फाइनली इसको चेक करना है जब सब सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएं कि ये सब मिलके 1 के बराबर होनी चाहिए। जैसे ये मिसाल के तौर पे, ये आपको एक एग्जांपल दी है ये बताने के लिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी सारी प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होनी चाहिए। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 मैचेस खेले, 5 ट्रायल्स हैं, तो या तो आप एक भी नहीं जीते, या एक जीते, या 2 या 3 या 4 या 5 वगैरह वगैरह। सही है। और आपकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई, बस पी और क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। पी एंड क्यू की, पी मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्यू मतलब हारने की। तो जनरल फॉर्म है ये सिंपली। तो इसको जब को सबको ऐड करोगे, q⁵, 5p⁴, इन सबको जब ऐड करोगे तो इनका सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। ये सब 1 के बराबर होने चाहिए, एक तो ये। ठीक है, सब 5 उसके बराबर होने चाहिए। इससे हम इससे अब हम एक रिजल्ट निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे, हमने सबको ऐडअप किया जैसे इन्होंने बताया, इन पांचों को ऐडअप किया, वो इन्होंने ऐडअप करके रखा हुआ है। सही है। और ये सब किसके बराबर होने चाहिए, ये सब बराबर होने चाहिए 1 के। किसके बराबर होने चाहिए, 1 के। ठीक है। तो अब अगर नोट करो, मैंने आप लोगों को P1 में पढ़वाया था, बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, याद है, बायनोमियल एक्सपेंशन। वो अगर याद करो तो वो क्या था बेसिकली। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बायनोमियल थ्योरम है, P1 की बात कर रहा हूँ, q+p⁵, इसको कैसे सॉल्व करते थे। 5 सबसे पहले CO1 स्टार्ट into सबसे पहले से स्टार्ट करते थे, Q q⁵ प्लस 5c1, 5C2 फिर q⁵ और p⁵1, इस तरह करते थे ना। जी। हाँ, फिर अगली टर्म क्या होती थी, अगली टर्म होती थी 5c2, q⁵5 - 2 यानी 3, और p⁵2, इस तरह। फिर प्लस 5c3, फिर q⁵5 - 3 यानी 2, और p⁵, इस तरह करते थे। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो जी। बेसिकली यही तो वो सब है, ये देखो गौर से, जिसमें q जो है उसकी पावर ग्रेजुअली कम होती जा रही है यहाँ तक कि वो 0 हो जाए, पावर गायब हो जाए, और p की पावर बढ़ती चली जा रही है सिंपली। तो क्या पता चला इससे, पता ये चला कि जितनी भी एक्सपेंडेड फॉर्म है असल में ये किसके बराबर है, q+p⁵ के तो बराबर है जी। है ना। बेसिकली q+p⁵ के बराबर है, तो इसीलिए इन्होंने इस सब को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया q+p⁵ इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 को अगर पावर 5 दे भी दो तो फर्क नहीं पड़ता, 1 1 ही रहता है। तो q+p⁵ इज इक्वल टू 1। क्यों क्यों ऐसे किया हमने, q+p को 1 के बराबर क्यों क्यों कहा गया है। ऑफ कोर्स जीतने की प्रोबेबिलिटी जो भी होगी
और हारने की प्रोबेबिलिटी, दो ही केसेस हैं, तो ये हमेशा 1 के ही बराबर बनेंगे ना। मसलन जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 और हारने की ऑफ कोर्स 0.7।